दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर पल्स में। अगर आपने हमारा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में भी। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के यूनिट 3 की। ठीक है, जिसका जो क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कोड होता है वो होता है हमारा KOE 085। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका यूनिट 3 का नाम है टूल्स एंड टेक्निक्स, कंट्रोल चार्ट्स एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। ये यूनिट 3 का नाम है। तो इसमें हम जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो आता है हमारा हिस्टोग्राम। कि हिस्टोग्राम होता क्या है। हिस्टोग्राम क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हमारे पास पर्टिकुलर डेटा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल बार्स दैट रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी और काउंट ऑफ डेटा विद इन स्पेसिफिक इंटरवल। ये क्या कहता है, इसमें वर्टिकल बार्स होते हैं इस तरीके से। ये जो वर्टिकल बार्स होते हैं ऐसे इस तरीके से, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल में, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जो आता है इसमें क्या आता है हमारा, ये आता है इट हेल्प्स इन विजुअलाइज शेप, सेंटर एंड स्प्रेड ऑफ डाटा। ये हमें हेल्प करता है शेप को विजुअलाइज करने में, एंड जो डेटा जो होता है वो किस तरीके से स्प्रेड है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डेटा को ईजिली समझने के लिए हमें जो हिस्टोग्राम है वो हेल्प करता है। यूज़फुल फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में, किस तरीके से डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा गया है उसे अंडरस्टैंड करने में, उसे समझने के लिए ये यूज़फुल होता है और हमें हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है, शोज़ नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन है, अब इधर पॉजिटिव डेविएशन हो गया, इस साइड नेगेटिव डेविएशन हो गया, तो कितना पॉजिटिव डेविएशन है कितना नेगेटिव डेविएशन है वो भी हमें ये दिखाता है। नेक्स्ट आता है इसी में हिस्टोग्राम में कि वेरिएबल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मतलब क्या क्या हम डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट दिखा सकते हैं। जैसे परसेंटेज कितना है सिलिकॉन का स्टील में वो बता सकते हैं। प्रोसेस पैरामीटर बता सकते हैं। प्रोसेस पैरामीटर में क्या आ जाएगा, जैसे टेम्परेचर कितना है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो सब आ जाएगा। जो इसका एग्जांपल है हिस्टोग्राम को दिखा देते हैं। ये हमें एक टेबल दे रखी है, इसमें एक साइड क्लास मार्क्स हैं और एक तरफ फ्रीक्वेंसी है हमारी। जो क्लास मार्क्स जो आएंगे वो हमारे एक्स एक्सिस पे आते हैं और जो फ्रीक्वेंसी वो हमारे वाई एक्सिस पे आती है। अब इस जो ये टेबल है इसका हिस्टोग्राम बनाया गया है इसमें इस तरीके से। ये रहा, ये हिस्टोग्राम बनाया गया, हिस्टोग्राम है ये वाला। अब ये फ्रीक्वेंसी जो आ गई हमारी वो वाई एक्सिस पे बना दी इन्होंने, और जो क्लास मार्क्स जो आ गई वो एक्स एक्सिस पे बना दी। ये जो होते हैं ये वर्टिकल बार्स होते हैं, ये डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बॉक्सेस जो बना है वर्टिकल, ये ठीक है। ये अब ये नॉर्मल है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये सब इसमें दर्शाया गया है। जैसे ये वर्टिकल बार हो गया, ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है, क्लास मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, इनको मिला के ये जो टेबल है पीछे वाली, ये जो टेबल है, इस टेबल के थ्रू हमने इस टेबल का हिस्टोग्राम बना दिया, जो कि ये क्वांटम में मिल जाएगा आपको। अगर आपके पास क्वांटम नहीं है तो आप इसमें से देख लेना, एक बार अपनी नोट्स में बना लेना है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इसमें हमारा पेरेटो डायग्राम। पेरेटो डायग्राम क्या होता है? पेरेटो डायग्राम इज अ विजुअल टूल दैट डिस्प्लेस द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी। पेरेटो डायग्राम एक ऐसा विजुअल टूल होता है जो हमें विजुअली दिखाया जाता है, वो जो हमें दिखता है, दैट जो कि दिखाता है हमें, जो पेरेटो डायग्राम है वो विजुअल टूल है जो हमें डिस्प्ले करता है रिलेटिव इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस होती है आपस में किसकी, जो डिफरेंट फैक्टर्स उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जो होती है। पेरेटो डायग्राम एक विजुअल टूल है जो कि हमें दर्शाता है क्या दर्शाता है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस, किसकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस, डिफरेंट फैक्टर्स की। कौन से डिफरेंट फैक्टर्स किसके बेसिस पे दिखाता है रिलेटिव इम्पोर्टेंस, उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। डिफरेंट फैक्टर्स की जो रिलेटिव आपस में जो क्या उनके इम्पोर्टेंस है, उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर ये हमें पेरेटो डायग्राम विजुअली दिखाता है, विजुअली दर्शाता है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय अरेंजिंग कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी
and plotting them as bars, which plays an vital new factors that contribute majority factors. जो पेरेटो डायग्राम होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू में। जिस तरीके से ये मैंने एक रफली बना दिया है, पहले लार्जेस्ट वैल्यू आ गई, लार्जेस्ट हमारी डेटा आ गया, फिर उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे भी छोटा। तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट जो होता है ये अरेंज करा जाता है, डिसेंडिंग से इसमें असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, और एक एज अ वर्टिकल बार के थ्रू हम इन्हें दर्शाते हैं। ये जो क्या कहते हैं पेरेटो डायग्राम जो है ये डिस्कवर्ड किया गया था एल्फ्रेडो पेरेटो द्वारा 1906 में। 1906 में एल्फ्रेडो पेरेटो ने डिस्कवर्ड किया था पेरेटो डायग्राम। अब हिस्टोग्राम और पेरेटो डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है, यह आ गया हमारा हिस्टोग्राम और पेरेटो डायग्राम में डिफरेंस। हिस्टोग्राम एंड पेरेटो डायग्राम। हिस्टोग्राम में क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा वैल्यूज़, डेटा की वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो वर्टिकल बार की फॉर्म में दर्शाया जाता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट कैटेगरी होती है, पेरेटो डायग्राम जो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट कैटेगरी या फिर फैक्टर होता है, फैक्टर नहीं फैक्टर होता है। रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डेटा, जो हिस्टोग्राम होता है कंटिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करता है, पेरेटो जो होता है वो डिस्क्रीट डेटा को या फिर कैटेगरियल डाटा जो होता है उसे डील्स करता है या फिर उसे दर्शाता है। अब जो इसमें अगला आता है हमारा, इसकी आ जाती है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पेरेटो डायग्राम इट्स कंस्ट्रक्शन, मतलब पेरेटो डायग्राम की कंस्ट्रक्शन आ जाती है। सबसे पहले इसमें आता है हमारा स्टेप जो 1 होता है एक तरह से वो समझ लीजिए, डिटरमाइन द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन डिटरमाइन करेंगे, ढूंढेंगे प्रॉब्लम। अब कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, प्रॉब्लम है या कोई कॉज है या फिर कोई कन्फर्मिटी नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम है या कॉज है, तो थर्ड इज नॉन कन्फर्मिटी। सेकंड आता है स्टेप हमारा इसमें डिसाइड रैंक फैक्टर, हमें रैंक फैक्टर डिसाइड करना पड़ेगा। अब वो रैंक फैक्टर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है या फिर डॉलर में भी हो सकती है, ठीक है, रुपीज़ में, इस तरीके से। कलेक्ट डेटा फॉर अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, जिससे जो क्लास इंटरवल जिसे हम बोलते हैं उसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए डेटा को कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को समराइज करेंगे फिर, एंड देन ऑर्डर को रैंक कर देंगे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में, क्योंकि पेरेटो डायग्राम जो होता है वो डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। उसे फिर रैंक कर देंगे डेटा को, फिर कंस्ट्रक्ट कर देंगे उसे डायग्राम को, एंड फाइंड वाइटल फ्लो। तो जो आता है वो आता है हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम। हिस्टोग्राम हो गया, पेरेटो डायग्राम हो गया, अब आ गया हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन एनी इंडस्ट्रीज, किसी भी इंडस्ट्रीज में या किसी भी एंटरप्राइज में यूज़ होता है, टू इंडिकेट जनरल फ्लो ऑफ प्लांट प्रोसेसेस इक्विपमेंट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। प्रोसेस फ्लो डायग्राम जो होता है वो किसी भी इंडस्ट्री एंटरप्राइज या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पे यूज़ करा जाता है। किस लिए यूज़ करा जाता है, इंडिकेट करने के लिए। कोई भी जनरल फ्लो जो होता है, कोई भी प्लांट के प्रोसेसेस हो रहे हैं डिफरेंट, कोई जैसे फ़ोन बन रहा है तो फ़ोन के प्रोसेसेस दिखाने के लिए कैसे कैसे, या फिर कुछ और एक्स इक्विपमेंट या कुछ और प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसका सीक्वेंस बताने के लिए कि पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है, देन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, तो उस सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को दर्शाने के लिए हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम का यूज़ करते हैं। जनरली जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं या इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं मैन्युफैक्चरिंग की हो गई, ठीक है, उनमें यूज़ करा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इट यूजेस सिम्बल्स एंड एरोज़, ये क्या करता है, सिम्बल्स को यूज़ करता है, एरोज़ को यूज़ करता है। क्यों, टू इलस्ट्रेट स्टेप्स को दिखाने के लिए, इनपुट्स को दिखाने के लिए, आउटपुट्स एंड कनेक्शन बिटवीन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। इनपुट्स दर्शाने के लिए, स्टेप्स दर्शाने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए, या फिर डिफरेंट जो एक पर्टिकुलर जो प्रोसेस है, ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेजेस हैं, तो उन स्टेजेस को कौन कौन सी कैसे कैसे कनेक्ट करती हैं, तो उन कनेक्शंस को दिखाने के लिए प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में उन्हें दर्शाता है, कनेक्शन बिटवीन वेरियस स्टेजेस ऑफ ए प्रोसेस। तो इसका डायग्राम जो आ जाता है वो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है डायग्राम। ये रहा डायग्राम में क्या, ये डायग्राम में लॉगिन हो गया। अब लॉगिन से कौन कौन कनेक्टेड है, टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया,
लेटर हो गया। देन लॉगिन इज कनेक्टेड टू क्रेडिट चेक, क्रेडिट चेक होल्ड पे आ गया। देन कॉन्ट्रैक्ट व्यू रिव्यू ओके है, देन कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, उसके कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू जो होता है वो कनेक्टेड रहता है हमारा इन्वेंट्री चेक से। देन फिर इन्वेंट्री चेक स्केड्यूल प्रोडक्शन से, स्केड्यूल प्रोडक्शन में प्रोडक्शन आ जाती है, देन मतलब प्रोडक्शन से कनेक्टेड रहता है। देन स्केड्यूल प्रोडक्शन और कनेक्ट रहता है नोटिफाई डिलीवरी डेट टू कंज्यूमर। इसके अलावा आप और कोई भी एग्जांपल दे सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन दिखाना इस तरीके से जैसे डायग्राम बन रहा है, एरोज हो गए, सिंबल्स हो गए, ये सिंबल्स हो गए, तो इनके थ्रू जो डायग्राम बनाया गया है ये हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। आप कुछ और एक्टिविटीज़ का दिखा सकते हो, कोई और प्रोसेसेस का दिखा सकते हो, जो भी आपके दिमाग में हो, जो भी आपको पता हो, ठीक है, लेकिन दिखाना इस तरीके से ही है। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा चेक शीट्स, कि चेक शीट्स होते क्या हैं। चेक शीट्स इज़ अ सिंपल डेटा कलेक्शन टूल। चेक शीट जो होती हैं वो एक डेटा कलेक्शन टूल होती हैं, यूज टू गैदर डेटा इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर, ठीक है। इसमें ये यूज़ करी जाती हैं डेटा को इकट्ठा करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो डेटा को गैदर करा जाता है उसे वो चेक शीट्स के थ्रू करा जाता है। ये जो होती हैं रियल टाइम पे बेस्ड होती हैं, एंड देन इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लोकेशन। इट गिव्स अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। हमें ये क्वांटिटेटिव डेटा देती हैं, क्वालिटेटिव डेटा देती हैं, ये रियल टाइम और रियल लोकेशन पे बेस्ड होती हैं। जो चेक शीट्स जो होती हैं उन्हें हम डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम भी बोलते हैं, DCD, डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, मैनुअल शीट भी बोलते हैं चेक शीट को, टैली शीट भी बोलते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आता है टाइप्स क्या होते हैं चेक शीट्स के। चेक शीट्स के टाइप्स होते हैं ये 1 2 3 4 5, 5 टाइप्स के चेक शीट्स होती हैं। सबसे पहले आती है हमारी एट्रीब्यूट चेक शीट्स। एट्रीब्यूट चेक शीट में क्या आता है, यस हो गया, नो हो गया, ओके नॉट ओके, ये चेक शीट्स में आ जाती हैं हमारी। कि कोई प्रोडक्ट ठीक है, यस, डिफेक्टिव है, नो, फीचर्स काम कर रहे हैं उसके, ठीक है, ओके, कि कहीं पर दिक्कत आ रही है उसकी, नॉट ओके, इस तरीके से। मतलब एट्रीब्यूट्स में यस नो ओके नॉट ओके ये सब आ जाता है। उसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है वेरिएबल चेक शीट्स। इसमें न्यूमेरिक डेटा आ जाता है, 20 सेंटीमीटर हो गया, डायमीटर देखना है किसी पाइप का, 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है, 20.01 सेंटीमीटर का है, तो ये जो न्यूमेरिक डेटा जो एंटर करा जाता है वो वेरिएबल चेक शीट में आ जाता है। लोकेशन चेक शीट में डिफेक्ट वगैरह देखे जाते हैं, जिस कार में कुछ डिफेक्ट है, किसी प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट आ रहा है, तो वो सब डिफेक्ट को चेक शीट होती है। देन चेक कन्फर्मिंग शीट चेक शीट होती है। और ये जो चेक शीट जो होती है वो बेसिक डेटा देती है हिस्टोग्राम को, पेरेटो डायग्राम को, या फिर अदर जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम हो गया, इन सबको बेसिक डेटा प्रोवाइड करा जाता है चेक शीट के थ्रू, हिस्टोग्राम, पेरेटो डायग्राम एंड अदर को। वो आता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो डेवलप किया करा गया था वो करा गया था डॉक्टर काओरू इशिकावा ने के द्वारा, मतलब इन 1949 में डॉक्टर काओरू इशिकावा ने डेवलप किया था कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम 1949 में। और जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को हम और क्या कहते हैं, इशिकावा डायग्राम और फिशबोन डायग्राम। जो मछली होती है उसके जो हड्डी का जो स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी उसी तरीके से बनाया जाता है, इसलिए हम इसे फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इट इज़ ए विजुअल टूल। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या है, एक विजुअल टूल है जो कि आइडेंटिफाई और एनालाइज करता है पोटेंशियल कॉजेज से, जिससे कि इफ़ेक्ट मिलता है हमें। कॉज होंगे, कॉज से इफ़ेक्ट जो मिलता है उन्हें आइडेंटिफाई और एनालाइज करता है। एक तरह से विजुअल टूल होता है, आइडेंटिफाई और एनालाइज करता है पोटेंशियल कॉजेज को, जो कारण होता है पोटेंशियल कॉजेज को, जिससे कि हमें एक पर्टिकुलर इफ़ेक्ट मिलता है उन कॉजेज से। इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये ना, ये फिशबोन की तरह बना है, ये मेन हो गया, ये इसके इस वो क्या कहते हैं स्टेप्स वगैरह हो गए, इन्वायरमेंट हो गया, मैन पावर हो गया, मशीन हो गई, मटेरियल्स हो गया, मेथड हो गया,
ये चाहो आप छोड़ सकते हो, ये जो मैंने लिख रखा है, अगर आप याद करना चाहो याद कर लेना। वैसे मेन ये लिख के आना आपको, ये वाली लाइन बनानी है। इस लाइन से कनेक्टेड जो स्टेप्स, जो प्रोसेस हैं, या जो जो भी कंपोनेंट है वो आपको ऐड कर देना है। एनवायरनमेंट हो गया, मैन पावर हो गया, मशीन हो गई, मटेरियल हो गया, मेथड हो गया। अब ये जो होता है इसका ये वाला जो ये जो पॉइंट एरिया है, ये आती है हमारी कॉज में ये इतना, यहाँ से ये एनवायरनमेंट, मैन पावर, मशीन, मटेरियल, मेथड, ये आता है हमारा कॉज में। इफेक्ट में आता है हमारा ये लेस प्रोडक्टिविटी, या फिर आप यहाँ पे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ लिख सकते हो आप, लेस प्रोडक्टिविटी की जगह। कॉज ये हो गए हमारे, कॉज का इफेक्ट हमारा ये हो गया, और बनाया जाएगा जो डायग्राम वो इस तरीके से बनाया जाएगा। अब जो इसमें आता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन वगैरह आ जाते हैं, उससे देख लेते हैं। रूट कॉजेज जो होती हैं इसमें आइडेंटिफाई नहीं करी जाती, जो मेन जो कारण होता है वो नहीं दिखाया जाता, आइडेंटिफाई नहीं करा जाता इसमें। एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी, ये एक हमें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है, और ये हेल्प करता है फैसिलिटेट करने में कोलैबोरेशन को। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं ये कनेक्ट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए हेल्प करता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें रिपीटेटिव चांस भी हो सकते हैं। कोई प्रोसेस है, कोई कॉज है, वो रिपीट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है वो रिपीट हो सकती है। ठीक है, कोई क्या कह सकते हैं, जो भी कॉज है वो इसमें रिपीटेड हो सकते हैं, रिपीटेड चांस होते हैं। ओवर सिंप्लीफिकेशन, ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक है, ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। एप्लीकेशन कहाँ का यूज़ करते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने में इसका यूज़ करा जाता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसका यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम होता क्या है, स्कैटर डायग्राम प्लॉट्स, स्कैटर जो डायग्राम जो होता है वो प्लॉट करा जाता है, क्यों करा जाता है, इट इज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप को विजुअली दर्शाया जाता है वो स्कैटर प्लॉट्स के थ्रू दर्शाया जाता है, जिसे हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, कोरिलेशन, ट्रेंड्स बिटवीन वेरिएबल बाय प्लॉटिंग डेटा पॉइंट्स। पैटर्न्स को दर्शाने के लिए, कोरिलेशन रिलेशन जो आपस में रिलेशन हो रहे हैं वेरिएबल्स का, उन्हें दर्शाने के लिए, उसका हम वो जो होता है वो स्कैटर डायग्राम के थ्रू हमें दर्शा सकते हैं। अब जो किस पे, ग्राफ पे, ये आ गया ग्राफ पे। ईच पॉइंट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर टू लिमिट्स। जो एक पॉइंट होता है वो दो पेयर ऑफ वैल्यूज, दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, दो लिमिट की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ये ट्राइंगल वाला, ये दो वैल्यूज को, दो पेयर की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पैरेटो डायग्राम जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया माइलेज हमारा गैस का, कार का, गाड़ी का जो माइलेज है हमारा। ठीक है, माइलेज आ गया हमारा वाई एक्सिस पे, और स्पीड जो होगी वो आ गई हमारी एक्स एक्सिस पे। अगर 30 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे हम तो उसका जो माइलेज आएगा वो हमारा 45 आएगा, 45 माइलेज पर गैलन। ठीक है, तो 30 की स्पीड पे हमें 45 का माइलेज मिल रहा है। सिमिलरली 60 की स्पीड पे हमें 20 का माइलेज मिल रहा है, 70 की स्पीड पे हमें 15 का माइलेज मिल रहा है। तो ये जो पेयर ऑफ वैल्यूज़ को दर्शा रहा है, यही हमारा डायग्राम हो जाता है स्कैटर डायग्राम। ठीक है, स्कैटर डायग्राम पेयर ऑफ वैल्यूज़ को दिखाता है। ठीक है, कोरिलेशन बताता है दो पॉइंट्स का, ये दो डेटा है, इसमें आपस में क्या रिलेशन है। 30 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो 45 का माइलेज मिलेगा, ये हमारा स्कैटर डायग्राम। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, सबसे पहले एडवांटेजेस आता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअली हमें रिप्रेजेंट करता है जिससे कि हमें समझने में और देखने में आसानी होती है। कोरिलेशन एनालिसिस, रिलेशन बता देता है, उसे भी एनालाइज करता है। डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, लिमिटेड टू टू वेरिएबल्स, दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए, एक वैल्यू से काम नहीं चलेगा इसमें, दो वैल्यू हो, दो से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए।
सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन से सब्जेक्टेड रहता है। एग्जांपल क्या आ जाते हैं इसके रिलेशनशिप में, कटिंग स्पीड हो गई, कोई टूल है उसकी, अगर हम जैसे ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन, ठीक है, या और कोई मशीन हो गई तो उसकी कटिंग स्पीड कितनी है, पेड़ काटने की मशीन है, कटिंग स्पीड कितनी है उसकी, उसके बेसिस, उसकी स्पीड के बेसिस पे उसके टूल की लाइफ हो जाएगी। ठीक है, एक्सीडेंट्स एंड ईयर्स विद ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, कटिंग स्पीड और टूल लाइफ के बीच में रिलेशन हो गया। तो ये हम इससे दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल दे दिए मैंने। एप्लीकेशन क्या है इसके, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस में यूज़ करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं इसके, किसे, स्कैटर डायग्राम को। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा शीवर्ड्स चार्ट, कंट्रोल चार्ट्स। शीवर्ड्स कंट्रोल चार्ट्स ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना आप। शीवर्ड्स कंट्रोल चार्ट में क्या आता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसपीसी, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। शीवर्ड्स कंट्रोल चार्ट्स को हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट भी कहते हैं, एसपीसी चार्ट। ये क्या होता है, इट इज़ ए ग्राफिकल टूल्स यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोसेस वेरिएबिलिटीज ओवर टाइम। ये एक ग्राफिकल टूल है जो कि मॉनिटर करता है या फिर कंट्रोल करता है प्रोसेस की वेरिएबिलिटीज़ को, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जो शीवर्ड्स कंट्रोल चार्ट जो था वो डेवलप किया गया था डॉक्टर वॉल्टर ए शीवर्ड्स के द्वारा, डॉक्टर वॉल्टर ए शीवर्ड्स के द्वारा ये डेवलप किया गया था। ये जो इनके द्वारा डेवलप किया गया था ये एज अ पार्ट करा गया था क्वालिटी कंट्रोल मेथड का। जो शीवर्ड्स कंट्रोल चार्ट है वो क्वालिटी कंट्रोल मेथड का ही पार्ट है। तो ये वही दिखाया गया। अब इसमें क्या आता है नेक्स्ट, इन नेचर टू एक्सट्रीमली सिमिलर थिंग्स आर वन टू डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। नेचर में कोई दो सिमिलर चीज़ें देखना या फिर मिलना वो बहुत ही मुश्किल है, ऑब्टेन करना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। सिमिलर चीज़ें, दो एक सी चीज़ें हमें नेचर में नहीं दिख सकती, मतलब उनके क्या कहते हैं, फीचर सेम है, सब चीज़ सेम है, लेकिन वो चीज़ें अलग अलग हैं, तो वो देखना बहुत मुश्किल होता है। ये जो कब हो सकता है, ये बाय चांस अगर दिख जाएगा नेचर में तो दिख जाएगा, वरना ये जो होना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सिमिलरली जो ये प्रोसेस जो होता है, सिमिलरली ये कंडीशन जो अप्लाई होती है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में अप्लाई होती है। ज़्यादातर मोस्ट इंडस्ट्रियल सिचुएशन जो होती हैं इन्वॉल्व करती हैं मैन मटेरियल मशीन, जिससे कि जो हमें वर्क वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है उसमें। इंडस्ट्रियल सिचुएशन में मैन हो गया, मैन मटेरियल, जो भी एम्प्लॉय वगैरह हो गए, मशीन्स हो गई, उस जैसी जैसी मशीन होगी, जैसे जैसे मैन हों, जो वर्कर होंगे, तो उसी के बेसिस पे जो वर्क होगा उसमें वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। अब वेरिएशन जो हो सकते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। वेरिएशन दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हो जाता है वेरिएबल्स ड्यू टू असाइनेबल कॉसेस। ठीक है, असाइनेबल कॉसेस हो गए, वेरिएबल ड्यू टू चांसेस कॉसेस। असाइनेबल कॉसेस जो होंगे वो पहले से ही वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एड्रेस्ड होते हैं। मशीन मेल फंक्शन में क्या होता है, ऑपरेट एरर्स, इसके एरर के थ्रू आ सकते हैं, मटेरियल इश्यू के थ्रू आ सकते हैं, और ये क्या करेंगे, चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक है, चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है। जो वेरिएबल ड्यू टू चांसेस कॉजेज आते हैं वो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मशीन के प्रोसेस की। लिमिट ऑफ कंट्रोल में आते हैं, इनकी अपर लिमिट आ जाती है और लोअर लिमिट आ जाती है, कुछ इस तरीके से। ये आ गई हमारी लोअर लिमिट, ये मीन वैल्यू, मॉडरेट वैल्यू जो होगी बीच की, मीडियम वाली, एंड देन दिस वन इज अपर वैल्यू। ये जो वाई एक्सिस है उस पर आ गया हमारा क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन सैंपल नंबर आ गया हमारा एब्सिसा पे। अब ये क्रॉस जो है ये प्रोसेस इन कंट्रोल, ये जो मीन वाल जो मिडल में है इसमें जो प्रोसेस आ रहे हैं ये प्रोसेस है ये। ठीक है, ये एक्स वाले क्रॉस जो मार रखा है ये प्रोसेस है। अब जो मीन पे है, जो मीडियम इंटरमीडिएट लेवल पे हैं वो कंट्रोल में है प्रोसेस। लेकिन जो अपर लिमिट पे जो प्रोसेस जा रहा है, जैसे ये वाला, इन दिस प्रोडक्ट प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल, इसमें जो हो रहे हैं इस वाले स्टेप्स में, इसमें जो प्रोसेस हैं वो कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये अंडर कंट्रोल है, ये इन कंट्रोल है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी।
एप्लीकेशन क्या क्या आती हैं और इसके क्या कहते हैं यूजेस क्या होंगे। एप्लीकेशन आया, प्रोसेस मॉनिटरिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कहाँ होता है क्वालिटी कंट्रोल चार्ट का? मॉनिटर और प्रोसेस करने के लिए किसी भी परफॉर्मेंस को, रूट कॉज वेरिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम शीवर्ट्स चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। शीवर्ट्स चार्ट जो होता है वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट भी कह सकते हैं, जिसका जो क्या कहते हैं जो डेवलप किया गया था वो डॉक्टर वॉल्टर ए शीवर्ट्स के द्वारा करा गया था। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी कर्व। ओसी कर्व्स क्या होता है? ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ओसी ऑफ क्वालिटी कर्व्स। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी कर्व्स, इसे हम ओसी कर्व्स के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ये क्या बताते हैं? डिपिक्ट्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए लॉट, बैच ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी लेवल ऑफ दैट लॉट। ये हमें प्रोबेबिलिटी बताते हैं जो प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो गए हैं और उनका क्वालिटी लेवल जो प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो गए हैं, या फिर जो बैच ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं वो जो एक्सेप्टेड प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनका उनका जो एक्सेप्टिंग जो हो गए हैं वो बताते हैं, और उनका क्वालिटी लेवल कितना है वो बताते हैं। जो बैच ऑफ प्रोडक्ट होते हैं इन्हें हम लॉट भी कहते हैं। एक्सेप्टिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है वो वाई एक्सिस पर दर्शाई जाती है इसमें, एंड देन क्वालिटी लेवल जो होता है वो एक्स एक्सिस पर दर्शाया जाता है, जिसमें डिफेक्ट रेट हो गया, डायमेंशनल एक्यूरेसी हो गया, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हो गया, ये सब जो होते हैं वो एक्स एक्सिस पे दर्शाए जाते हैं। एक्सेप्टिंग प्रोबेबिलिटी वाई एक्सिस पे, क्वालिटी लेवल उनका एक्स एक्सिस पे। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसके एग्जांपल में कंसीडर सैम्पल प्लान, एक सैम्पल प्लान कंसीडर कर दिया जिसमें हमारे सैंपल जो है वो 50 सैंपल है, 50 सैंपल साइज है। देन एक्सेप्टेंस नंबर जो है वो 1 है, रिजेक्शन नंबर 2 है। तो जो इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म जो आएगी वो 50 ब्रैकेट 1/2। 50 क्या है? सैंपल साइज है। उसके बाद जो ब्रैकेट में फर्स्ट उस पर आता है वो हमारा एक्सेप्टेंस नंबर है स्लैश रिजेक्शन नंबर 2। सैंपल साइज हो गया 50, एक्सेप्टेंस नंबर हो गया हमारा 1, रिजेक्शन नंबर हो गया हमारा 2। और यह कुछ इस तरीके से इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनता। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, वाई एक्सिस पे जो हमारे एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी है वो आ गई। एट देन परसेंटेज डिफेक्ट, जो हमारा क्वालिटी लेवल आ गया वो हमारा आ गया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी, देन एक्स एक्सिस पे इज क्वालिटी लेवल। तो कुछ इस तरीके का डाटा बनेगा ये ऐसे, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया, वो देख लेना। अब इसमें कुछ 2 पॉइंट्स हैं। प्रोड्यूसर रिस्क क्या हो सकता है इसमें? प्रोड्यूसर रिस्क वो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्सली रिजेक्टिंग ए गुड प्रोडक्ट एज डिफेक्टिव। जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को बना रहा है उसका क्या रिस्क होगा कि उसने जो फॉल्सली रिजेक्ट, जो एक अच्छा प्रोडक्ट है उसने उसे गलती से रिजेक्ट कर दिया एज ए डिफेक्टिव। तो जो अच्छा प्रोडक्ट था वो एज ए डिफेक्ट में चला गया, जिससे कि वो प्रोड्यूसर का रिस्क बन जाएगा। देन कंज्यूमर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क में क्या आ जाता है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट एज गुड्स। मतलब उसने जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया एज ए गुड, कि मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उसने सही सलामत प्रोडक्ट है, तो उसने वो गुड्स में अपने स्टॉक में उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में जो वो है वो एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो ये जो आएगा वो हमारा कंज्यूमर रिस्क के अंदर आएगा। हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ आर चार्ट। आर मतलब रेंज चार्ट, आर चार्ट। इसमें क्या आता है? एक्स एक्सिस पे हम सैंपल नंबर लेते हैं, वाई एक्सिस पे सैंपल की रेंज लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसमें एवरेज रेंज निकालते हैं। एवरेज रेंज जो हम डिनोट करते हैं वो आर डैश से डिनोट करते हैं। समीशन ऑफ आर, जितने भी रेंजेस हैं, अपॉन एन, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, ठीक है। एवरेज रेंज निकालने के लिए सभी रेंजेस का समीशन अपॉन कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। फाइंड कंट्रोल लिमिट्स, उसके बाद कंट्रोल लिमिट्स फाइंड करते हैं। कंट्रोल लिमिट 2 टाइप की होती हैं, अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट। जो आर चार्ट में अपर कंट्रोल लिमिट जो निकाली जाती है वो D4 R बार। R बार हमने एवरेज रेंज पहले निकाल चुके हैं,
देन लोअर कंट्रोल लिमिट का जो होती है वो हमारी होती है D3 R बार। अब ये D4 और D3 जो होती हैं वो क्वेश्चन में ही गिवन होते हैं। D3 एंड D4 वैल्यूज आर गिवन इन क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्वांटम से देख लेना आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको इनके क्वेश्चन करवाने हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं 1-2 क्वेश्चन इनके करवा दूं, आगे भी और भी मेथड्स हैं उनके क्वेश्चन करवा दूं, तो आप कमेंट में बता देना मुझे कि मैं इनके क्वेश्चन भी करवा दूं इनके। मतलब अभी तो इसमें तो मैं कंस्ट्रक्शन वगैरह बता रहा हूँ बेसिक होता क्या है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। देन आर बार निकाल लिया हमने, अपर कंट्रोल लिमिट निकाल ली, लोअर कंट्रोल लिमिट निकाल ली। उसके बाद ड्रॉ कर देंगे आर बार और ये जो हमारी कंट्रोल लिमिट है दोनों ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे पॉइंट्स को। ये हो गया हमारा आर चार्ट। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्स बार चार्ट। एक्स बार चार्ट मतलब मीन चार्ट। मीन चार्ट का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ये क्या होता है, यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एवरेज क्वालिटी ऑफ चार्ट। ये यूज़ करा जाता है कंट्रोल करने के लिए एक एवरेज क्वालिटी ऑफ चार्ट्स को। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप कंस्ट्रक्शन में इसका स्टेप 1 जो होता है वो सबसे पहले हम सैम्पल x1 x2 जो भी n लिमिट तक होंगे वो ड्रॉ कर लेंगे, जो भी हमें प्रोसेस दे रखा होगा। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम इसकी मीन वैल्यू निकालेंगे। ये x1 x2 x3 की x बार से, x बार जो है वो हमारी मीन वैल्यू है ईच सैंपल की। तो वो कैसे निकलेगी, समीशन ऑफ x बाय n। समीशन ऑफ x बाय n जितने नंबर ऑफ प्रोसेस, जितने नंबर ऑफ हमें सैंपल दे रखे होंगे। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, स्टेप 3 में करेंगे हम मीन वैल्यू निकाल देंगे सैंपल मीन की। ये मीन वैल्यू है ईच सैंपल की। अब इसका भी मीन निकाल देंगे, मीन ऑफ सैंपल मीन्स एक्स डबल बार। एक्स डबल बार कैसे, समीशन ऑफ एक्स बार अपॉन नंबर ऑफ सैंपल दैट इज एन। ये हमारा हो गया एक्स बार चार्ट, मीन चार्ट। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ पी चार्ट्स, प्रोपोर्शनल चार्ट। पी इज प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसमें क्या आता है, प्रोपोर्शनल चार्ट इज अ कंट्रोल चार्ट। जो प्रोपोर्शनल चार्ट होता है, प्रोपोर्शन चार्ट होता है, वो उसे हम कंट्रोल चार्ट भी कहते हैं। दैट इज यूज टू मॉनिटर द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट इन सैंपल। कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स में कितना प्रोपोर्शन डिफेक्ट का है, उन्हें मॉनिटर करने के लिए जो चार्ट बनाया जाता है वो प्रोपोर्शन चार्ट होता है। यूज़फुल वेयर डेटा इज़ बाइनरी। ये वहाँ यूज़फुल होता है जहाँ डेटा बाइनरी हो या फिर कैटेगराइज्ड हो, कन्फर्मिंग और नॉन कन्फर्मिंग। ठीक है, डेटा कन्फर्म ओके, डेटा कन्फर्म नॉन कन्फर्म ओके। तो इस तरीके के डेटा में, या फिर डेटा अगर बाइनरी है तो उसमें यूज़ करा जाता है। It provide visual representation of process performance over time, allowing timely corrections। ये visual representation देता है हमें प्रोसेस के परफॉर्मेंस की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और टाइम के साथ ये हमें रिलेशन भी अलाउ करता है, वो बताता है। मतलब हेल्प टू इंश्योर कंसिस्टेंस क्वालिटी। ये इंश्योर करता है कि एक कंसिस्टेंस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सैंपल हमें प्राप्त हो सके। फ्रैक्शन डिफेक्टिव, ये फ्रैक्शन डिफेक्टिव होता है, निकाला जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव जो हम डिनोट करते हैं वो पी से डिनोट करते हैं। तो पी ये जो होता है वो पी से डिनोट कर सकते हैं फ्रैक्शन डिफेक्टिव। फ्रैक्शन डिफेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट डिफेक्टिव, कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट है, अपॉन टोटल यूनिट इंस्पेक्ट। जितने भी हमने सैंपल यूनिट देखी, जितने भी हमने सैंपल देखे उसमें कितने यूनिट हमारे डिफेक्टिव निकली हैं, तो उसका रेशियो जो आता है वो हमारा फ्रैक्शन डिफेक्टिव कहते हैं। अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। फ्रैक्शन डिफेक्टिव ये निकाल दिया हमने, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट डिफेक्टिव आ जाएगा हमारा। परसेंट मतलब फ्रैक्शन डिफेक्टिव हमारा परसेंट में आ जाएगा। अब इसकी जो होती है वो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन इसकी कैसे आती है। कंस्ट्रक्शन के इसके जो होते हैं 5 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में आता है, सबसे पहले हमने फ्रैक्शन डिफेक्टिव पहले ही निकाल चुके हैं, अब उसका एवरेज निकाल देंगे फ्रैक्शन डिफेक्टिव का पी बार। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे पी बार का। स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला अंडर रूट पी क्यू बाय एन होता है। अब पी क्यू के, अब इसका तो हमें पता नहीं है, पी क्यू बाय एन अगर ये वैल्यू हमें गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमें सिर्फ एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव या हमें खाली
नंबर ऑफ़ यूनिट डिफेक्टिव दे रखा है, टोटल इंस्पेक्टेड यूनिट डिफेक्टिव दे रखा है कि हमारी डिफेक्टिव यूनिट कितनी है और कितनी हमने यूनिट उसमें से जांच करी है उनकी। तो उसका रेशियो से हम फ्रैक्शन डिफेक्टिव निकाल सकते हैं पी से, और उससे हम पी बार निकाल सकते हैं। पी बार से हम ये फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, पी बार 1 माइनस पी बार बाय एन। इससे हम स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं। स्टेप 3 आता है कैलकुलेट दी अपर कंट्रोल लिमिट UCL एंड दी लोअर कंट्रोल लिमिट LCL। ठीक है, इसमें जो अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल का फॉर्मूला ये होता है, UCL इज इक्वल टू पी बार प्लस 3 अंडर रूट पी बार ब्रैकेट 1 माइनस पी बार बाय एन। और जो लोअर कंट्रोल लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बार माइनस 3 अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार बाय एन। बस अपर कंट्रोल में है प्लस आ रहा है और लोअर कंट्रोल में है माइनस आ रहा है, बाकी अपर कंट्रोल लिमिट का और लोअर कंट्रोल लिमिट का सेम फॉर्मूला है। स्टेप 4 आता है हमारा ड्रॉ द कंट्रोल लाइन एट पी बार। कंट्रोल लाइन जो होती हैं पी बार पे ड्रॉ करनी है, कैसे? थिक हॉरिजॉन्टल लाइन। पी बार को जो जो कंट्रोल लाइन जो ड्रॉ करी जाएंगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी जाएंगी थिक। एंड देन टू कंट्रोल लाइंस अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट एज डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो डिनोट करी जाएंगी वो डॉटेड लाइन इस तरीके से डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन से, और जो कंट्रोल लाइन होंगी पी बार पे वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, एक थिक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू दर्शाई जाएंगी। स्टेप 5 में प्लॉट कर लेंगे इंडिविजुअल पॉइंट्स होंगे जो पी के। ठीक है, तो ये जो हमारे स्टेप्स हो गए ये हो गए हमारे पी चार्ट के, प्रोपोर्शन चार्ट के, जो कि डिफेक्ट को मेजर करता है, विजुअलाइज करवाता है हमें। डिफेक्टिव एक तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है हमें। प्रोपोर्शन चार्ट तो जो आता है वो आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ सी चार्ट। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ सी चार्ट। सी चार्ट क्या होता है? यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन फाइंड सैंपल ओवर टाइम। फाइंड सैंपल में जो भी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें वो दिखाता है। टिपिकली यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज कांस्टेंट। ये जब यूज़ करा जाता है जब हमारा सैंपल साइज है फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। इट प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस स्टेबिलिटी। प्रोसेस स्टेबिलिटी का हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। और जो क्या कहते हैं जो हमारा वो था वो प्रोसेस परफॉर्मेंस देता था हमारा प्रोपोर्शन वाला। एंड देन इस जो सी चार्ट है वो हमारा प्रोसेस स्टेबिलिटी की विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें प्रोवाइड करता है। एंड हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग इफ प्रोसेस इज विद इन कंट्रोल। और ये भी डिटरमाइन करता है कि जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में है या नहीं। लो क्वांटिटी प्रोडक्शन होता है इसमें। ठीक है, और जो इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप जो आते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं सी चार्ट के। सबसे पहले स्टेप आता है वो आता है हमारा कंट्रोल लिमिट लाइन। कंट्रोल लिमिट लाइन को सी बार से डिनोट करते हैं। उसे कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स निकले हमारे और टोटल कितने नंबर ऑफ सैंपल्स थे। उसके बाद हम स्टेप 2 में जो कैलकुलेट करेंगे वो अपर कंट्रोल लिमिट देन लोअर कंट्रोल लिमिट। UCL जो का जो फॉर्मूला होता है वो आता है हमारा सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार। सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार। जो लोअर कंट्रोल लिमिट का जो फॉर्मूला आता है वो हमारा सी बार माइनस 3 अंडर रूट सी बार। तो बस यहाँ पे भी प्लस माइनस का ही खेल है। तो ये फार्मूला जो UCL और LCL का है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस प्लस और माइनस देख लेना। UCL अपर लिमिट में प्लस आएगा, लोअर में माइनस आएगा। स्टेप 3 जो होगा वो हमारा प्लॉट ऑल द पॉइंट्स ऑन दी चार्ट टेकिंग सैंपल ऑन दी एक्स एक्सिस। सैंपल जो लेंगे हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल वो एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो कंट्रोल लिमिट लाइन जो होगी सी बार वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही जो आपकी यूनिट 3 है वो कंप्लीट होती है हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट की। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।